ऑल ऑफ स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विनायक ऑनलाइन क्लासेस जोमनेर जनरल साइंस बाय एचएल सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं सभी से ये आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं फिर से आज का जो वीडियो लेके आया हूं वो वीडियो है ब्लड से संबंधित। तो ब्लड की अगर अपन बात करें तो ब्लड के बारे में मैंने आपको सामान्य चीजें बताई थी। पहले भी आपको आरबीसी हो गई थी, डब्ल्यूबीसी हो गई थी, प्लेटलेट्स हो गई थी और भी अपने सामान्य ब्लड ग्रुप भी हो गया था। आज अपना टॉपिक है हृदय पढ़ेंगे, तो हृदय के बारे में अपन बातें करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं पढ़ाने से पहले ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करना अनिवार्य है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो ये है, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, और इसको शेयर करते रहना अपने दोस्तों को। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है। ये कैसे होता है? इरिथ्रो का मतलब होता है, अगर अपन बात करें इरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग, इरिथ्रो का मतलब होता है इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स होता है, इरिथ्रोसाइट्स। और ब्लास्टोसिस का मतलब होता है फटना। ब्लास्टोसिस का मतलब क्या होता है? फटना, फटना। और फिटरिलेशन होता है भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में। अगर अपन बात करें इरिथ्रोसाइट, फटना, ब्लास्टोसिस का मतलब फटना और फिटरिलेशन का मतलब भ्रूणीय। अगर इरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी, आरबीसी के भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का फटना, उसे अपन बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग बोलते हैं। कहने का मतलब है, बच्चे की जो भ्रूणीय अवस्था होती है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी जब फट जाती है, उसी को अपन बोलते हैं ब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग। ये ब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कैसे होता है? तो दोस्तों, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। देखो, ये आरएस पॉजिटिव, एक तरफ पति, पत्नी और बच्चा। अगर अपन बात करें आरएस पॉजिटिव पति है तो पत्नी भी आरएस पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसका बच्चा भी कौन सा होगा? आरएस पॉजिटिव। तो दोस्तों, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। दोस्तों, अगली अगर अपन बात करें अगला पॉइंट दूसरा, आरएस नेगेटिव है पति, पत्नी आरएस नेगेटिव है और बच्चा भी क्या होगा? आरएस नेगेटिव। तो दोस्तों, बच्चे आसानी से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और अगर बात करें पति आरएस पॉजिटिव है, पत्नी आरएस पॉजिटिव है, दोस्तों इसको नेगेटिव करना है। यहाँ ये आरएस नेगेटिव है और पत्नी आरएस पॉजिटिव है, तो बच्चा भी क्या होगा? आरएस पॉजिटिव। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें गलत कौन सा है, अगर अपन को ये बताना है भाई इसमें से निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, अपन इस क्वेश्चन को ये भी बता सकते हैं विवाह के अंदर योग्य जोड़ा कौन सा है, या निम्नलिखित में से विवाह का योग्य जोड़ा नहीं है, तो अपन बता सकते हैं चौथा, इसको बोलते हैं अपन आरएस पॉजिटिव, आरएस नेगेटिव, पति आरएस पॉजिटिव, पत्नी आरएस नेगेटिव और बच्चा कैसा होगा? आरएस पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों, ये गलत है, ये तीनों सही है, ये गलत है दोस्तों। अगर ये विवाह का जोड़ा अयोग्य है, अगर बात करें तो इससे बच्चे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगर पति आरएस पॉजिटिव है, पत्नी आरएस नेगेटिव है, तो बच्चा आरएस पॉजिटिव होगा, तो बच्चे की निश्चित ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है गर्भाशय के अंदर। तो ये जोड़ा इसमें से क्या है? गलत है। इसी को अपन बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग कहते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ नीचे बता रहा हूँ आपको, पति आरएस पॉजिटिव है, पत्नी आरएस नेगेटिव है, तो इसके अंदर बच्चा उसका क्या है? आरएच पॉजिटिव है। बच्चा कैसा है? आरएच पॉजिटिव। तो आरएस पॉजिटिव है। अगर मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, ये पत्नी आरएस नेगेटिव है, पति आरएस पॉजिटिव है, तो इन दोनों का ब्लड एक दूसरे में चला जाएगा। अगर आरएस पॉजिटिव जो बच्चा है उसका ब्लड आरएस नेगेटिव में चला गया, तो इसके अंदर माँ के प्रति, माँ में क्या बन जाती है? बच्चे के प्रति एंटीबॉडीज बढ़ जाती है। इससे बच्चे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मान लो अगर व्यक्ति एक मांसाहारी व्यक्ति है, ये कौन सा व्यक्ति है? मांसाहारी, और ये कैसा व्यक्ति है? शाकाहारी। उदाहरण देके बता रहा हूं मैं, शाकाहारी। अगर मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी के घर में रह सकता है,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी के घर में नहीं रह सकता। अगर व्यक्ति मांसाहारी के घर में जाएगा तो उनके विरोध होगा। क्या होगा? विरोध होगा। शाकाहारी व्यक्ति है, इधर मांसाहारी व्यक्ति है, तो मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी के घर आ सकता है, लेकिन शाकाहारी मांसाहारी के घर नहीं जाता है। तो दोस्तों RH जो नेगेटिव है, माँ के गर्भ के अंदर RH नेगेटिव और बच्चे में क्या बन रहा है? RH पॉजिटिव। तो दोनों अलग अलग हो गए, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ इसकी एंटीजन क्या? एंटीबॉडीज बन जाएगी। माँ के अंदर क्या बन जाएगी? एंटीबॉडीज बन जाएगी। एंटीबॉडीज बन जाएगी। तो एंटीबॉडीज बन जाएगी तो जो पहला बच्चा होगा, वो फर्स्ट चाइल्ड होगा, वो नॉर्मल होगा, स्वस्थ होगा, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जब दूसरा बच्चा होगा तो दूसरे बच्चे में क्या होता है कि इसकी दूसरे बच्चे की गर्भाशय में मृत्यु हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है? भ्रूणीय अवस्था में RBC का फटना, उसको अपन बोलते हैं भ्रूणीय अवस्था में RBC का फटना। RBC फट जाती है दोस्तों भ्रूणीय अवस्था में, जिससे बच्चे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये इसमें गैप हो जाता है, तुरंत एंटीबॉडीज नहीं बनती है। इसके बाद में क्या होता है? जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो कुछ समय लगता है, 1-2 साल का, तो तब तक माँ के शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है। एंटीबॉडीज बनने के बाद में जब दूसरे बच्चा अगर दूसरे बच्चे की क्या हो जाती है? कुछ समय बाद में ही गर्भाशय में मृत्यु हो जाती है। गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूणीय अवस्था में क्या होती है? RBC उसकी फट जाती है, या इसी को अपन बोलते हैं हीमोलाइटिक पीलिया के कारण उसकी बच्चे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण यही है हीमोलाइटिक पीलिया। तो दोस्तों यहाँ अगर बात करें, यह RH पॉजिटिव व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर अपने को उपचार देना है तो पहला बच्चा होने के तुरंत 72 घंटों के अंदर, प्रसव के 72 घंटों के अंदर अपने को कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए? रोगम या एंटीडी का क्या लगाना चाहिए? इंजेक्शन लगाना चाहिए। तो दोस्तों अपने को उपचार के लिए अपने को ये एंटीडी का इंजेक्शन या रोगम लगा दिया इंजेक्शन, तो दूसरा बच्चा आसानी से हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगले बच्चे अगर RH नेगेटिव हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे उत्पन्न होते जाएंगे, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। लेकिन RH पॉजिटिव अगर बच्चा फिर वापस आ गया तो ऐसे बच्चे माँ के गर्भाशय में मृत्यु होती जाएगी। और इससे जैसे RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, इससे इसकी माँ के शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है। इस कारण बच्चे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फर्स्ट बच्चा नॉर्मल होता है, दूसरे बच्चे से तब तक माँ के शरीर में एंटीबॉडीज बढ़ जाएगी, दूसरे बच्चे की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो गर्भाशय में मृत्यु का कारण है हीमोलाइटिक पीलिया, और ये भ्रूणीय अवस्था में क्या हो जाता है? RBC का फटना। उपचार है रोगम या एंटीडी का इंजेक्शन लगाते हैं 72 घंटों के अंदर। अब निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप रक्तदान संभव नहीं है? भाई मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, भाई निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो संभव नहीं है, मतलब रक्त नहीं दे सकता है इसमें से? तो दोस्तों A पॉजिटिव वाला ये दाता हो गया इधर, और इधर क्या हो गया? ग्राही हो गया। ये दाता वाला क्या होगा? नेगेटिव को कभी भी ब्लड नहीं दे सकता है दोस्तों। मैंने पहले भी बताया था, कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, समान है। अगर यहाँ तो वो ब्लड दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। दूसरे में B नेगेटिव है, AB पॉजिटिव को रक्त दे सकता है दोस्तों, तो रक्त आदान प्रदान कर सकता है। इसको B नेगेटिव वाला ग्राही को दे सकता है AB पॉजिटिव वाला AB पॉजिटिव को रक्त दे सकता है। लेकिन O नेगेटिव वाला AB पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, क्योंकि ये सर्वग्राही है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं होती है दोस्तों। और ये क्या होती है? इसमें एंटीजन होती है, इसके अंदर एंटीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एंटीजन नहीं होता है। ये सर्वदाता हो गया, ये क्या हो गया? सर्वदाता हो गया। तो ये ब्लड को AB को पॉजिटिव को दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि A पॉजिटिव वाला व्यक्ति है, A पॉजिटिव को देगा। अगर A नेगेटिव वाला व्यक्ति है तो A पॉजिटिव को भी देगा और A नेगेटिव को देगा। ऐसे ही दोस्तों देते रहेंगे ब्लड। अगर बात करें यहाँ अगर पॉजिटिव है B पॉजिटिव, तो वो AB पॉजिटिव को दे सकता है दोस्तों। अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव है
तो नेगेटिव वाला ए बी पॉजिटिव को देते, तो नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को रखते दे सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो दोस्तों ए बी पॉजिटिव को रखते दे सकता है। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम में से इसमें से एक क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है, वो ये जोड़ा गलत है। कभी भी पति ये चौथा जोड़ा है ये गलत है, बाकी के तीनों जोड़े क्या है, सही है। पति कभी भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पत्नी कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों केस कहीं भी मिलते हैं आपको तो विवाह के लिए अयोग्य जोड़ा है, और इसको इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेरिस रोग होता है, जिससे बच्चे की क्या हो जाती है, गर्भाशय में मृत्यु हो जाती है। आरएस पॉजिटिव की अगर बात करें तो ये आरएस पॉजिटिव में क्या होता है, ये पॉजिटिव है बच्चा और ये नेगेटिव है, तो माँ के प्रति माँ क्या बना लेती है, आरएस पॉजिटिव के प्रति एंटीबॉडीज बना लेती है। क्यों बनाती है, एक दूसरे में रक्त का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इसलिए जो प्रथम जो बच्चा है या फर्स्ट बच्चा है वो नॉर्मल होगा, स्वस्थ होगा, और दूसरा जो बच्चा है तब तक क्या होगा, साल 2 साल के अंदर, साल भर के अंदर माँ है एंटीबॉडीज बना लेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, दूसरे बच्चे की गर्भाशय में मृत्यु हो जाएगी। अगर आपने को उपचार करना है तो रोगम या एंटीडी का क्या लगाना चाहिए, इंजेक्शन लगाना चाहिए 72 घंटे के या प्रसव के समय लगाना चाहिए। प्रसव के 72 घंटे के समय में ये इंजेक्शन लगाने से आसानी से अगले बच्चे स्वस्थ उत्पन्न होंगे दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे हृदय के बारे में। अगला पॉइंट है हृदय, या इसी को अपन बोल सकते हैं हार्ट। दोस्तों इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। अब दोस्तों अगर आपको पूछे, अगला पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से ये बनता है, भाई इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। अगर आपको उत्पत्ति बतानी है तो मेजोडर्म भाग से। अगर बात करें भार कितना होता है, तो पुरुषों में दिल का भार, दिल या हृदय का भार कितना होता है, 350 ग्राम। और महिलाओं में दिल का वजन कितना होता है, भार कितना होता है महिलाओं के अंदर, तो महिलाओं में दोस्तों आप बता सकते हैं 250 ग्राम। अगला क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये बनता है कि इसका आकार कैसा होता है, हृदय का आकार की बात करें तो त्रिकोणाकार होता है, त्रिकोणाकार ऐसे होता है त्रिकोणाकार, या अपन बता सकते हैं ऐसी इसकी संरचना होती है, आगे से चौड़ा होता है, त्रिकोणाकार या बंद मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी के समान। या फिर अपन बता सकते हैं इसको बंद मुट्ठी के समान। और रंग कैसा होता है इसका, हृदय का गुलाबी रंग का होता है। अब अपन अगले पॉइंट की बात करते हैं, अपना हृदय कहाँ स्थित होता है, वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा के बाईं तरफ स्थित होता है, बाईं तरफ। और बाईं तरफ में कौन सी साइड होता है, बाईं तरफ होता है वक्ष गुहा के बाईं तरफ स्थित। और कहाँ स्थित होता है, पसलियों में, जिसको अपन बोलते हैं रिब्स। अब अगला एग्जाम की दृष्टि से क्या क्वेश्चन बढ़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अपन बात करें तो ये कौन से अंग होता है, इसमें पेशीय अंग होते हैं, या पेशीय अंगों से बना होता है अपना हृदय, पेशीय अंग। या फिर अपन बता सकते हैं मायोजेनिक होता है हृदय अपना। मायोजेनिक का मतलब ये होता है कि अपने हृदय का नियंत्रण करता है, ये हृदय अपने हृदय का क्या करता है, नियंत्रण करता है, इसलिए मायोजेनिक बोलते हैं। इसमें पेशियां होती है, वो कभी नहीं थकती है, पेशियों में कभी भी थकान नहीं आती है, थकान नहीं होती है दोस्तों, पेशियों में कभी भी थकान
नहीं होती है। अब अगला पॉइंट ये होता है कि आवरण, हृदय का आवरण, हृदय का आवरण, आवरण कार्डियम कहलाता है, कार्डियम कहलाता है, कार्डियम कहलाता है। दोस्तों अपना हृदय है जो शीर्ष भाग होता है वो थोड़ा नुकीला होता है, आधार भाग होता है वो क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है। दोस्तों अगर बात करें हृदय का आवरण है कार्डियम कहलाता है। ये हृदय कार्डियम कितने परतों का बना होता है, कार्डियम 3 परतों से बना होता है, 3 परतों से बना होता है। वो 3 परतें हैं, बाहरी परत, बाहरी परत की बात करें तो एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। ये जो कार्डियम होता है ये सुरक्षा करता है हृदय की। दूसरा होता है मध्य वाला, मध्य वाले को अगर बात करें मेसोकार्डियम, मेसोकार्डियम। और अगर बात करें तीसरा आंतरिक भाग, आंतरिक की अगर बात करें तो ये होता है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो दोस्तों अपना हृदय है 3 परतों से बना होता है। बाहरी परत होती है उसको एपिकार्डियम बोलते हैं, मध्य जो परत होती है उसको मेसोकार्डियम बोलते हैं, जो आंतरिक परत होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों मैं दोबारा एक बार रिवीजन कर रहा हूँ इसका। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं अपन, कार्डियोलॉजी कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति कौन से भाग से होती है, मेसोडर्म भाग से होती है। भार कितना होता है, पुरुषों में इसका भार 350 ग्राम होता है और महिलाओं में कितना होता है, 250 ग्राम होता है। आकार कैसा होता है, त्रिकोणाकार या बंद मुट्ठी के समान होता है। वक्ष गुहा के कहाँ स्थित होता है, बाईं तरफ स्थित होता है। वक्ष गुहा का मतलब होता है अपना चेस्ट वाला भाग और उसके बाईं तरफ स्थित होता है। और कहाँ स्थित होता है, पसलियों के अंदर स्थित होता है। इसके अंदर हृदय के अंदर पेशियां होती है, हृदय पेशियां होती है, जो हृदय पेशियों को अपन बोलते हैं मायोजेनिक। ये कभी भी थकती नहीं है, इनमें कभी भी थकान नहीं होती है, निरंतर धड़कती रहती है। हृदय का आवरण कौन से आवरण से बना होता है, कार्डियम कहलाता है। हृदय का आवरण क्या कहलाता है, कार्डियम कहलाता है। और कार्डियम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक बाहरी कार्डियम जिसको एपिकार्डियम कहते हैं जो सुरक्षा करता है हृदय की, मध्य को मेसोकार्डियम कहते हैं, आंतरिक को अपन क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम बोलते हैं। अब हृदय की जांच किससे करते हैं, ईसीजी से। हृदय की जांच किससे करते हैं अपन, ईसीजी, हृदय की जांच ईसीजी, ईसीजी, ईसीजी इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं ईसीजी को। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आगे की। दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे हृदय। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्या बनता है दोस्तों, अपना मनुष्य का हृदय 24वें प्रकार का होता है। मनुष्य का हृदय 24वीं बोल दो या 4 कक्ष बोल दो या 4 चैम्बर बोल दो, या दोस्तों इसी को अपन कह सकते हैं कोष्ठ, कोष्ठों में बटा होता है। अब वो 4 24वीं प्रकार का होता है। एक तो आलिंद वाला भाग,
दूसरा दोस्तों होता है नीले वाला भाग, नीले वाला भाग। अब इसमें भी दो होते हैं, एक तो दोस्तों दायां आलिंद होता है, दायां आलिंद, और दूसरा होता है दायां नीले। अगर बात करें तीसरा, यहां इसका भी दो होते हैं, एक तो दायां नीले, एक तो सॉरी यहां बायां आलिंद, और दूसरा होता है बायां नीले। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में कक्ष पूछ ले या चैम्बर पूछ ले तो चार होते हैं, आलिंद भाग के दो होते हैं, दायां आलिंद दायां नीले, नीले भाग के बायां आलिंद और बायां नीले होता है। तो दोस्तों अगर बात करें अब मनुष्य के शरीर में जो हृदय होता है, मनुष्य का हृदय जो होता है 2 बार गुजरता है। मनुष्य के 24वें हृदय से रक्त, हृदय से शरीर में जाने से पहले रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। 24वें हृदय से शरीर में जाने से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 24वें हृदय से शरीर में जाने से पहले हृदय से 2 बार रक्त गुजरता है, रक्त गुजरता है। अगर बात करें पहले तो दाईं ओर से, बाईं तरफ से, और दूसरी तरफ से होता है दाईं तरफ से। एक तरफ बाईं तरफ से होता है, दूसरी तरफ से दाईं तरफ से। तो बाईं तरफ में जो रक्त होता है वो शुद्ध रक्त होता है, तथा फिर दाईं तरफ से जो रक्त होता है वो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। बाईं तरफ से शुद्ध रक्त, दाईं तरफ से अशुद्ध रक्त बहता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्योंकि दोस्तों 2 बार रक्त गुजर रहा है तो दोहरा परिसंचरण हो गया। अगर बात करें शुद्ध रक्त और दाईं तरफ से अशुद्ध रक्त बहता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो मनुष्य में कौन सा होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। मनुष्य में कैसा होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। और कीटों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। तो दोस्तों दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। तो दोस्तों मनुष्य का हृदय 24वें प्रकार का, या फिर 4 कक्ष या 4 चैम्बर या कोष्ठ, 4 कोष्ठ होते हैं। एक आलिंद वाला भाग होता है, दूसरा नीले वाला भाग। आलिंद भाग के 2 भाग होते हैं, एक तो दायां आलिंद, दूसरा दायां नीले। और नीले वाले भाग के एक तो बायां आलिंद, दूसरा बायां नीले। तो मनुष्य के हृदय 24वें प्रकार का होता है, या 4 कक्ष होते हैं या 4 चैम्बर होते हैं। 24वें हृदय से शरीर में जाने से पहले रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। पहले बाईं तरफ से गुजरता है जो शुद्ध रक्त है, दूसरी बार जो रक्त गुजरेगा वो दाईं तरफ से गुजरता है, वो अशुद्ध रक्त होता है। और इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोहरा परिसंचरण जो होता है वो मनुष्य में होता है। कीटों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? खुला परिसंचरण होता है। अब अगला हम पॉइंट आगे बात करते हैं। उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी और मैमल्स। तो मछली में क्या होता है? मछली कौन से वर्ग में आती है? फिशीज वर्ग में। ये कौन से वर्ग में आता है? उभयचर, एम्फीबिया वर्ग में। सरीसृप
रेप्टिलिया वृक्क में, रेप्टिलिया, पक्षी एवीज वृक्क, एवीज वृक्क। अब स्तनधारी आते हैं मैमल्स में। अब बात करते हैं जो मछली के अंदर जो पीसीज वर्ग है, इसके अंदर कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्षक होते हैं। इसमें अगर बात करें हृदय के अंदर, या तो आप बता सकते हैं 2 वेसम, या इसी को अपन बोल सकते हैं चैम्बर, या इसी को अपन बोल सकते हैं कोस्ट। एक तो आलिंद वाला होता है और दूसरा कौन सा होता है? नीले वाला। अब एम्फीबिया वृक्क की बात करें तो इसके हृदय में 3 कक्ष या चेंबर आप बता सकते हैं। 2 तो आलिंद के होते हैं और 1 नीले का। अब बात करते हैं पक्षी। पक्षी के हृदय के अंदर, पक्षी मान लो, या दोनों ही अपन बता सकते हैं स्तनधारी पक्षी, तो इसके हृदय में 4 कक्ष या 4 वेसम बता सकते हैं, या चेंबर बता सकते हैं, या कोष्ठ बता सकते हैं। तो 2 तो आलिंद के होते हैं और दोस्तों 2 किसके होते हैं? नीले के होते हैं। अब इसके अंदर कौन सा परिसंचरण पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण। और इसके अंदर अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण का मतलब होता है, क्योंकि इसमें 2 आलिंद 1 नीले है तो ये अपूर्ण है। इधर दोहरा परिसंचरण है, 2 आलिंद है 2 नीले है। इधर क्या होता है? इकहरा परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण होता है इसके अंदर, एक बार होता है। तो दोस्तों दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। मछली जो वर्ग है, मछली का अगर वर्ग की बात करें अपन, तो मछली को अपन फिशिस वर्ग में रखते हैं। हृदय कितने कक्षों में बटा होता है? 2 कक्षों में या 2 वेसम में बटा होता है। और इसमें 1 आलिंद होता है, दूसरा नीले होता है। और इसमें कौन सा परिसंचरण? इकहरा। उभयचर कौन से वर्ग का होता है? एम्फीबिया वर्ग, सरीसृप रेप्टिलिया वर्ग का होता है। और इसमें हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष या चैम्बर होते हैं। 2 तो आलिंद के होते हैं, 1 नीले का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण। पक्षी या स्तनधारी, ये एवीज वर्ग में, स्तनधारी जो होते हैं मैमल्स में वर्ग में आते हैं। तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष या वेसम होते हैं। 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं, इसको अपन दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है।